नमस्कार। कभी सोचा है कि इतिहास की मोटी मोटी किताबें आखिर लिखी कैसे जाती हैं? ये सिर्फ तारीखें और नाम रटने का खेल नहीं है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के पीछे की जासूसी को समझने वाले हैं। हम उन सुरागों की पड़ताल करेंगे जिन्हें एक साथ जोड़कर इतिहासकार अतीत की एक पूरी कहानी हमारे सामने रखते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल, किसी भी देश का इतिहास बनता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की लिस्ट तो बिल्कुल नहीं है। ये असल में उस क्यों को समझने की कोशिश है कि कोई घटना क्यों हुई और आज हम पर उसका क्या असर पड़ रहा है। चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए कि एक इतिहासकार एक जासूस है और अतीत यानी हमारा पास्ट एक ऐसा केस है जिसे सुलझाना है। और भाई, हर अच्छे जासूस की तरह उसे भी सबूतों की जरूरत पड़ती है। तो फिर चलिए देखते हैं कि ये सबूत आखिर मिलते कहाँ से हैं। हमारी ये जासूसी शुरू होती है अभिलेखागार से, जिसे हम आर्काइव्स कहते हैं। इन्हें आप इतिहास का तहखाना समझ सकते हैं, जहां सबसे मजबूत और सबसे ऑफिशियल सबूत दफन होते हैं। तो ये आर्काइव्स हैं क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये दस्तावेज कभी इसलिए नहीं बनाए गए थे कि भविष्य में कोई इतिहासकार इन्हें पढ़ेगा। बिल्कुल नहीं। ये तो उस समय के प्रशासन, कानून या व्यापार जैसे रोजमर्रा के कामों के कागजात थे। मतलब ये अतीत के छोड़े हुए सुराग हैं, पेपर ट्रेल्स। ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ये कई लेवल्स पर मिलते हैं। नई दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव से लेकर अलग अलग राज्यों के अपने रिकॉर्ड्स, फिर नगर पालिकाओं जैसे छोटे इदारों के दस्तावेज और अदालती फैसले तक, ये सब मिलकर इतिहास का ढांचा तैयार करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स का ही उदाहरण ले लीजिए। 1600 से लेकर 1857 तक के ये दस्तावेज हमें ये समझने में मदद करते हैं कि उस समय के पॉलिसी मेकर्स आखिर सोचते कैसे थे। किसी भी फैसले के पीछे की पूरी सोच, पूरी प्रक्रिया इन रिकॉर्ड्स में कैद है। और हाँ, सिर्फ अंग्रेजी नहीं, भारत में मौजूद दूसरी यूरोपीय ताकतों के रिकॉर्ड्स भी बहुत काम के हैं। जैसे पुर्तगालियों के रिकॉर्ड्स गोवा और लिस्बन में मिल जाएंगे, डच के मद्रास में और फ्रांसीसियों के पेरिस में। ये सब मिलकर उस दौर की आर्थिक और राजनैतिक पहेली के अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने में मदद करते हैं। पर यह सोचना भी गलत होगा कि सारे जरूरी आर्काइव्स सिर्फ अंग्रेजों के ही हैं। पुणे में मौजूद पेशवा दफ्तर इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये मराठा इतिहास को समझने के लिए एक अनमोल खजाना है, जो अंग्रेजों के दौर से भी पहले का है। अच्छा, तो अब तक हमने सरकारी फाइलों की बात की। चलिए अब इन फाइलों से आगे बढ़कर लोगों की आवाज़ों की तरफ चलते हैं। इन्हें हम अपने केस के गवाहों के बयान की तरह समझ सकते हैं। संस्मरण, जीवनियां और यात्रा वृत्तांत, ये हमें उस दौर के समाज और अर्थव्यवस्था की एक पर्सनल झलक देते हैं। इनसे पता चलता है कि आम लोगों की जिंदगी कैसी थी, वो क्या सोचते थे। ये ऑफिशियल कहानी में एक इंसानी पहलू जोड़ते हैं। और फिर आते हैं अखबार, जो उस दौर की धड़कन हुआ करते थे। भारत का पहला अखबार द बंगाल गजेट 1780 में शुरू हुआ। और मजे की बात यह है कि शुरुआती अखबार अक्सर कंपनी के ही कुछ नाखुश कर्मचारी निकालते थे, ताकि वो अंदर के भ्रष्टाचार को उजागर कर सकें। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प फैक्ट है। 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, तो उसकी फाउंडिंग मेंबर्स में से लगभग 1/3 पत्रकार थे। इससे आप उस दौर में प्रेस की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अखबारों को सबूत की तरह इस्तेमाल करते हुए बहुत सावधान रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कभी न्यूट्रल नहीं होते। एक ही घटना को लीजिए। लंदन में छपने वाला ब्रिटिश समर्थक अखबार उसे व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक जरूरी कदम बताएगा, तो वहीं एक भारतीय राष्ट्रवादी अखबार उसी घटना को जुल्म और दमनकारी कार्रवाई की तरह दिखाएगा। तो देखा, नजरिया बदलते ही कहानी कैसे पूरी तरह बदल जाती है। अब हमारी जासूसी एक नए और बहुत ही दिलचस्प दायरे में जा रही है, संस्कृति। यहाँ हमें उस दौर की भावनाओं, विश्वासों और छिपी हुई बातों के सुराग मिलते हैं। उस दौर में उपन्यास यानी नॉवेल्स एक नए हथियार की तरह सामने आए। ये सिर्फ कहानियां नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक टिप्पणी का एक जरिया बन गए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ जैसे उपन्यासों ने समाज के विचारों और राजनीति को अपनी कहानियों के जरिए जिंदा कर दिया। और हाँ, आनंद मठ वही उपन्यास है जिसमें हमारा प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम है। ये नॉवल 1760 के दशक के सन्यासी विद्रोह को भी दिखाता है, जो इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी बना देता है।
आप जरा कला की तरफ देखते हैं। 1857 के विद्रोह पर बनी ब्रिटिश पेंटिंग्स को देखिए। थॉमस जोन्स बार्कर की रिलीफ ऑफ लखनऊ जैसी पेंटिंग्स ब्रिटिश नायकों का गुणगान करती हैं जो अंग्रेजों को बचा रहे हैं। ये एक बहादुरी की कहानी पेश करती है। और इसकी ठीक उलट जोसेफ नोएल पेटन की पेंटिंग इन मेमोरियम को देखिए। इसमें अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को एकदम असहाय और मासूम पीड़ितों के रूप में दिखाया गया है। ये पेंटिंग असल में लोगों की सहानुभूति जगाने और ब्रिटिश एक्शंस को सही ठहराने के लिए बनाई गई थी। तो मतलब कला भी एक नजरिया पेश करती है। तो हमने ऑफिशियल फाइलें देख लीं, गवाहों के बयान सुन लिए और छिपे हुए सांस्कृतिक सुराग भी खंगाल लिए। अब एक इतिहासकार का असली काम शुरू होता है, इन सारे अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना। तो एक इतिहासकार की प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है। स्टेप 1 ऑफिशियल रिकॉर्ड्स यानी केस फाइल की जांच करना। स्टेप 2 पर्सनल अकाउंट्स यानी गवाहों के बयानों को कहानी में शामिल करना। स्टेप 3 सांस्कृतिक कलाकृतियां यानी छिपे हुए सुरागों का विश्लेषण करना। और आखिर में इन सबको मिलाकर एक गहरी और संतुलित कहानी तैयार करना। और बस इस तरह अतीत की गुत्थी सुलझ जाती है। लेकिन आखिर में एक सवाल तो रह ही जाता है। हम जो भी इतिहास पढ़ते हैं वो उन्हीं चीज़ों से बनता है जो बच गईं। वो दस्तावेज, वो कहानियां जो समय के साथ खत्म नहीं हुई। तो जरा सोचिए, ऐसी कितनी ही कहानियां होंगी, कितनी ही आवाजें होंगी जो हमेशा के लिए खो गई हैं, जिनके बारे में शायद हम कभी भी नहीं जान पाएंगे।